बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है एसएलई की तरह, ठीक है। चूँकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है इसलिए इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या थी? फीवर, मेलेज, एनारोक्सिया, वेट लॉस वगैरह वगैरह, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं, तो वो इसमें भी होंगे। अब ये प्राइमरीली इन्वॉल्व करती हैं जॉइंट्स को। जो एसएलई था वो जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करता था, स्किन को भी इन्वॉल्व करता था, किडनीज को भी इन्वॉल्व करता था, हार्ट को, लंग्स को, ये भी इन सब को इन्वॉल्व करती हैं। तो इसलिए ये भी एक सिस्टमिक डिजीज़ है, बहुत सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करती हैं, लेकिन प्राइमरीली मेनली इसमें टारगेट कौन होते हैं? जॉइंट्स होते हैं। 90% से ज़्यादा की केसेस में जॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होता। क्या है, जॉइंट्स के अंदर जो साइनावियल जॉइंट्स हैं उनके अंदर साइनावियम की एक लेयर होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ये एक बोन हो गया, नीचे से दूसरा बोन हो गया, ये यहाँ पे टेंडन्स वगैरह हो गए, ये एक जॉइंट है ना। तो इस जॉइंट के अंदर एक साइनावियम की एक लेयर होती है इस तरह, ठीक है। ये साइनावियम की लेयर क्या रिलीज़ करती है? साइनावियल फ्लूइड, वो इस जॉइंट के अंदर मौजूद होता है। वो जॉइंट के अंदर जो पानी होता है ना, वो साइनावियल फ्लूइड होता है, वो इस साइनावियम ने रिलीज़ किया। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में इंसान का अपना इम्यून सिस्टम इंसान के अपने ही इस साइनावियम को टारगेट करता है, समझ आई है। इसके अलावा स्किन के अंदर भी टारगेट होता है, लंग्स में भी टारगेट होते हैं, ठीक है। जिस तरह एसएलई में ब्लड सेल्स पे अटैक होता था, इसलिए इधर भी होता है, क्योंकि ये भी ऑटो इम्यून है ना, ब्लड सेल्स पे भी अटैक होते हैं। तो वो मसले इधर भी होंगे, लेकिन वहाँ पे प्राइमरीली जॉइंट नहीं था, यहाँ पे प्राइमरीली नहीं, 90% केसेस में जॉइंट पे अटैक होगा, ठीक है। इसलिए हमने इसका नाम रोमेटॉइड आर्थराइटिस रखा, क्योंकि 90% से ज़्यादा के केसेस में जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती हैं, जॉइंट्स के ऊपर अटैक होता है, ऑटो इम्यून अटैक, तो आर्थराइटिस होता है इन लोगों में। जो साइनोवियम है, साइनोवियम के अंदर क्या हो जाती हैं? इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे इम्यून सेल जाते हैं, अटैक करते हैं। तो जब साइनोवियम के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, इसको हम क्या कहते हैं? साइनोवाइटिस। क्या ये सपोरेटिव होगा? इसमें पस बनेगी इस इन्फ्लेमेशन के नतीजे में? पस नहीं बनेगी, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं हुआ ना, कोई बैक्टीरिया तो नहीं आया, तो इसलिए ये नॉन सपोरेटिव, यानी पस इसमें नहीं बनेगी। ऐसा इन्फ्लेमेशन साइनावियम को घेरे में ले लेगा जिसमें पस नहीं बनेगी, और साइनावियम जो है वो इस तरीके से इफेक्ट होगा। ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे बताया। एसएलई 2-3 एसएलई था ना, ये HLA DR4 के साथ एसोसिएटेड है। एसएलई जो है वो DR2 और DR3 के साथ था, ये HLA DR4 के साथ एसोसिएटेड है। एसएलई भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी था, ये भी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। क्या मतलब? एंटीबॉडी आई, एंटीजन के साथ अटैच हुई, अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स, जिसको इम्यून कम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये घूमता है और ये डिपॉजिट होता है जगह जगह पे, तो ये टाइप 3। अब इसमें होता क्या है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़, जिस तरह एसएलई में था, लेकिन उसमें और ऑटो एंटीबॉडीज़ थी, इसमें और होंगी, ठीक है। लेकिन होती ऑटो एंटीबॉडी, यानी अपने ही इम्यून सिस्टम ने अपनी ही सेल्स के खिलाफ बनाई है। उसके बाद वो एंटीजन के साथ मिलते हैं तो इम्यून कम्प्लेक्स बनता है, जिसको एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स भी कहते हैं, और वो फिर डिपॉजिट होता है जगह जगह पे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस हैं, ये जब डिपॉजिट होते हैं तो उन जगहों पे ये टिश्यू ग्रोथ फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 ये भी रिलीज हो जाते हैं। जिस जगह पे टिश्यू ग्रोथ फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 रिलीज हो जाएं, वहाँ पे और भी मसले होते हैं। कौन कौन से मसले? मिसाल के तौर पर मसला नंबर 1, जो साइनावियल सेल्स थे ना, ये जो साइनावियल मेम्ब्रेन, अगर आप इसको जूम करो और माइक्रोस्कोप में देखो तो इसके जो सेल्स हैं जिनसे ये साइनावियल मेम्ब्रेन बनी है, तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये सेल्स जब एक्टिवेट होंगे तो नतीजे में होगा क्या? साइनावियम क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी ना। तो ये सेल एक्टिवेट होंगे, इस तरह साइनावियम जो है, ये सेल डुप्लीकेट होंगे, सेल बच्चे देंगे, तो साइनावियल मेम्ब्रेन यूँ समझो कि डबल हो जाएगी, ठीक है।
और साइनावियल मेम्ब्रेन जब डबल होगी तो आप जब एक्सरे पे देखोगे तो आपको पेनस फॉर्मेशन नज़र आएगी। पेनस क्या है? ये जो एक्स्ट्रा साइनावियम बन गया ये जॉइंट की मोबिलिटी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अंदर तो जगह इतनी नहीं है साइनावियम के लिए, तो एक थोड़ी सी लेयर थी, जगह थी। अब साइनावियम जगह जगह से मोटा हो रहा है तो वो जॉइंट की मोबिलिटी को अफेक्ट करेगा ना। तो ये जो पेनस बन जाता है, पेनस क्या है? ये जॉइंट साइनावियम की जो मोटाई ज़्यादा हो गई। मिसाल के तौर पर अगर ये यहाँ पे साइनावियम इस तरह था ना, अब साइनावियम ऐसे हो गया है, यहाँ पे इजाफी वो बन गया है इसके अंदर, तो अब ये चीज़ क्या है? ये पेनस है, ये जॉइंट की मोबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो एक तो ये हो गया साइनावियल सेल्स की एक्टिवेशन की, किसने की? टिश्यू ग्रोथ फैक्टर और इंटरल्यूकिन 1 ने। ठीक है, इसके नतीजे में क्या बना? पेनस बना। पेनस क्या है? साइनावियम की ओवर ग्रोथ है। दूसरे नंबर पे मसला क्या होता है? ओस्टियोक्लास्ट। बोन के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट बनाने वाले हैं, क्लास्ट तोड़ने वाले हैं। तो जब ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होगी बोन के अंदर तो बोन क्या होगा? टूटेगा। तो जॉइंट के इर्द गिर्द ये जो रेड कलर का मैंने ड्रा किया है ये बोन है, तो इसके अंदर जब ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे? बोन को तोड़ेंगे ना जी। तो अगर मैं इसको इस तरह करूँ, ये देखो जगह जगह से बोन क्या हो रही है? टूट रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके अंदर क्या एक्टिवेट हो गए हैं? ओस्टियोक्लास्ट, जो कि यहाँ पे जॉइंट के इर्द गिर्द जो बोन है उसको क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। इसलिए जॉइंट के इर्द गिर्द जो बोन है उस बोन में क्या होगा? ओस्टियोपीनिया होगा और ओस्टियोपोरोसिस होगी। ओस्टियोपीनिया किसे कहते हैं? सेल्स का कम हो जाना। तो बोन के सेल्स कम हो जाएंगे ना, क्योंकि बोन के सेल्स को तोड़ा जा रहा है। कौन तोड़ रहा है? ओस्टियोक्लास्ट। इसको किसने एक्टिवेट किया है? टिश्यू ग्रोथ फैक्टर ने और इंटरल्यूकिन 1 ने। तो हमें ये पता चला कि एक तो जब आप एक्सरे पे देखोगे तो आपको पेनस नज़र आएगा, दूसरा जॉइंट के इर्द गिर्द जो बोन है उसमें ओस्टियोपीनिया और ओस्टियोपोरोसिस नज़र आएगी। समझ आई? समझ आया। तीसरे नंबर पे कॉन्ड्रोसाइट भी एक्टिवेट हो गए। कॉन्ड्रोसाइट किसके सेल ने? कार्टिलेज के। यहाँ पे बोन के साथ साथ जहाँ पे जॉइंट्स मिलते हैं वहाँ पे कार्टिलेज भी होती है। क्या होती हैं? कार्टिलेज भी होती हैं। तो ये जो कार्टिलेज के सेल हैं ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये जब एक्टिवेट होते हैं तो ये लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज करते हैं और ये अपने ही कार्टिलेज को कब डैमेज करते हैं। तो इस जॉइंट के इर्द गिर्द जो बोन थी उसको किसने तोड़ा और कमज़ोर किया? ओस्टियोक्लास्ट ने। इस जॉइंट के इर्द गिर्द जो कार्टिलेज थी उसको किसने तोड़ा और कमज़ोर किया? लाइसोसोमल एंजाइम्स ने, जो कि किसने रिलीज़ किए थे? कॉन्ड्रोसाइट्स ने रिलीज़ किए थे। तो नतीजे में क्या होगा? जो आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं वो भी डैमेज हो जाएगी। जो पेरी आर्टिकुलर मीन जॉइंट के इर्द गिर्द, या जक्स्टा आर्टिकुलर यानी जॉइंट के साथ जो लगा हुआ कार्टिलेज है, बोन है, ये कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट भी एक्टिवेट होंगे। फाइब्रोब्लास्ट क्या रिलीज करता है? फाइबर्स रिलीज करता है जो कि फाइब्रोसिस करवा देती हैं। तो आपको ये पता चला कि जॉइंट के अंदर जो खाली जगह थी उसमें पेनस बन गए। तो अब वो खाली जगह नहीं रही। अब वो जॉइंट की मोबिलिटी के साथ क्या कर रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहले इतनी खाली जगह थी इसलिए जॉइंट सही मोबाइल होता था, अब लेट्स सपोज ये एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है तो अब ये मोबिलिटी खराब हो जाएगी। इसी तरह जॉइंट के इर्द गिर्द जो बोन था उसमें ओस्टियोपीनिया हुआ, यानी सेल्स कम हुए बोन के, ओस्टियोपोरोसिस हुई, बोन कमज़ोर हुआ। इर्द गिर्द जो कार्टिलेज थी वो भी डैमेज हो गई, और यहाँ पे जॉइंट के अंदर फाइब्रोसिस भी हो गई, जिसकी वजह से जॉइंट क्या हो जाएंगे? स्टिफ हो जाए। अब टाइप्स के एक तो क्लिनिकल रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो हमारे पास आम तौर पर जो देखा जाता है, ये सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस होता है। देखो हमेशा आपके पास जब रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मरीज आएगा वो ये नहीं कहेगा कि मेरे इस एक हाथ के छोटे जोड़ दर्द कर रहे हैं। वो क्या करेगा? मेरे दोनों हाथों के जो यहाँ का जॉइंट, 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 क्या मैं कह सकता हूँ इसको सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है? सिमेट्रिकल मीन दोनों साइडों पे है, पॉलीआर्थराइटिस मीन एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व है। समझ नहीं आई आपको?
तो अक्सर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो क्या होता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की कौन से फॉर्म के साथ आते हैं, सिमेट्रिकल पॉली आर्थराइटिस। अगर एसिमेट्रिकल हो समझ जाओ कि ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट फॉर एग्जाम पर्पसेस रोमेटॉइड आर्थराइटिस हमेशा सिमेट्रिकल होगी, दोनों साइड के हाथों के या पाँव के छोटे जॉइंट्स इफेक्ट होंगे। ये छोटे जॉइंट्स हैं। ये कौन सा जॉइंट है, ये DIP है। अगर आप इस तरह हाथ को रखो ना तो सबसे डाइस्टल ये है ना, तो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंज, ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट MCP। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन से जॉइंट इफेक्ट होते हैं, DIP इफेक्ट नहीं होता, PIP और MCP इफेक्ट होते हैं। अगर एसिमेट्रिकल हो समझ जाओ कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, अगर DIP जॉइंट इन्वॉल्व हो समझ जाओ कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। समझ आइए। तो कौन से जॉइंट इफेक्ट होते हैं, PIP और MCP, मेटाकार्पोफेरेंजियल। एक पैलिंड्रोमिक RA होता है जो कि एपिसोड्स की शक्ल में होता है। मरीज आएगा, डॉक्टर साहब हर जोड़ में दर्द हो रहा है, थोड़ी दिन तक रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, तो ये पैलिंड्रोमिक RA है। एक सिस्टेमिक RA होता है, मुझे नहीं लगता कि ये टाइप्स की आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल की चीज़ें नहीं है, बस सिर्फ आपको ये पता हो कि पैलिंड्रोमिक RA क्या है, एपिसोड की शक्ल में जॉइंट्स में मसले होते हैं, फिर दरमियान में ठीक हो जाते हैं। क्लासिकल RA जो आप क्लासिकल देखते हो, जो हमारे पास मरीज होते हैं 80 to 85%, उसमें सिमेट्रिकल पॉली आर्थराइटिस। एक सिस्टेमिक RA जिसमें जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होंगी, बाकी मसले होंगे, जैसे फीवर। ये कौन सा फीवर होगा, PUO होगा, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। पायरेक्सिया किसे कहते हैं, फीवर को। तो ऐसा फीवर जिसका आपको बॉडी में कहीं पे फोकस नहीं मिल रहा, गला खराब नहीं है, चेस्ट ठीक है, टाइफाइड नहीं है, मलेरिया नहीं है, डेंगू नहीं है, कान ठीक है, कहीं पर भी फोकस नहीं मिल रहा आपको फीवर का, तो आप क्या कहोगे, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। तो पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, ठीक है। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे TB की वजह से पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन हो सकता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, अकल्ट कहते हैं छुपी हुई, एक ऐसी मेलिग्नेंसी जो कहीं पे छुपी हुई है, उसकी वजह से भी पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन हो सकता है। बहरहाल ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हुआ क्या, ठीक है। पेनिस बने, ओस्टियोपिनिया और ओस्टियोपोरोसिस हुई कहाँ पे, जक्स्टा आर्टिकुलर यानी जॉइंट के साथ। इसके अलावा आर्टिकुलर कार्टिलेज भी डैमेज हुआ और फाइब्रोसिस भी हुआ। आपको यह पता होना चाहिए कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ऑटो इम्यून है, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिकल पॉली आर्थराइटिस होता है, ये पता होना चाहिए कि MCP और PIP इफेक्ट होते हैं, DIP इफेक्ट नहीं होता। मैं इसको इस तरह याद करता था कि डू से क्या, जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, उसमें DIP जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं होते। बहरहाल इस पे आगे जाके बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, क्लासिकल जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो हम देखते हैं क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, दोनों साइडों के हाथ या पांव के छोटे जॉइंट्स, ये इफेक्ट होंगे। अगेन फीमेल टू मेल 3:1 यानी अक्सर फीमेल में होता है, ठीक है। मैंने आपको जो अपने गांव की 2 एग्जांपल दी, दोनों फीमेल। यहाँ जिस तरह SLE यंग एज में होता था, इसी तरह ये भी यंग एज में होता है, यंग फीमेल होगी, उस तरह यहाँ पे यंग फीमेल होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल जिस मैंने आपको बताया एक ऑटो इम्यून बीमारी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स तो होंगे, फीवर, मलेरिया, नराग्जिया, वेट लॉस, ये तो सारी ऑटो इम्यून बीमारियों में होते हैं। अब यहाँ पे जॉइंट पेन होगी, क्यों, क्योंकि आर्थराइटिस है ना, और पॉली आर्थराइटिस है, और सिमेट्रिकल पॉली आर्थराइटिस है। सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइडों पे सेम जॉइंट, यहाँ के ये, यहाँ के ये, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ का ये और इधर का पांव वाले, सिमेट्रिकल एक जैसे जो जॉइंट्स है। कौन से जॉइंट से इफेक्ट होते हैं,
MTP, MCP एंड PIP, DIP जॉइंट इफेक्ट नहीं होता, वो डू ऑस्टियोआर्थराइटिस में DIP जॉइंट इफेक्ट होते हैं। सही। O से ऑस्टियोआर्थराइटिस, D से DIP जॉइंट। MTP क्या है? मेटाटार्सोफेलेंजियल, यानी ये पांव वाले, टार्सम तो ये है ना, Yes. और MCP ये वाले, मेटाकार्पल फ्लेम। ये, और ये PIP, PIP। ठीक है। सही। तो ये इफेक्ट होता है। अब ये चूंकि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है ना, तो इसलिए इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। इसका क्या मतलब? ये देखो, ये बंदा सारी रात पड़ा हुआ था ना, सारी रात क्या था? पड़ा हुआ। सोया हुआ था। तो सारी रात जॉइंट के अंदर क्या हो रही थी? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हो रही थी। अब ये इन्फ्लेमेटरी सेल, इन्फ्लेमेटरी सेल, इन्फ्लेमेटरी सेल, इन्फ्लेमेटरी सेल, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, सारी रात जमा हो रहे हैं 6-7 घंटे इसने नींद किए जमा। सुबह जब ये उठा तो इसका जॉइंट इस इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड और इन्फ्लेमेटरी सेल से भरा हुआ होगा ना, बिल्कुल। इसको दर्द होगी। सही। अब देखो, दर्द भी होगी और स्टिफनेस होगी। स्टिफनेस क्या मतलब? सख्त। इसकी उंगलियां, ये जॉइंट, ये आप कहेगा कि वो कहेगा कि मैं उंगलियों को ना इस तरह सीधा नहीं कर सकती, ये जैसे जैसे फंसे हुए हों, स्टिफ हों, सख्त हों, जकड़े हुए। वो क्यों? क्योंकि जॉइंट के इर्द गिर्द सारा इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड और इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट जमा है। अब जैसे जैसे ये काम करेगा, ये बंदा उठेगा, हरकत करेगा, जॉइंट्स इस तरह करेगा, तो इस एक्टिविटी की वजह से क्या होगा? ये इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट, इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड, इन्फ्लेमेटरी सेल साइड पे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, स्टिफनेस और पेन भी खत्म, कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये नहीं, यानी इन लोगों में मैं कह सकता हूं कि मॉर्निंग पेन, इवनिंग रिलीफ, क्योंकि सारा दिन इन्होंने काम किया होगा ना, बिल्कुल। तो शाम के वक्त इनके जॉइंट में कोई इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट बिल्कुल ना होने के बराबर होंगे, तो इवनिंग में इन लोगों को रिलीफ महसूस होगी, लेकिन मॉर्निंग में इन लोगों को पेन। ये जितने भी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं, सब में मॉर्निंग वाला कंपोनेंट होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। समझ आ गई कि मॉर्निंग स्टिफनेस क्यों है? मैं इसको इस तरह याद किया था कि ये कौन सा आर्थराइटिस है? इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के नतीजे में हो रहा है ना। इन्फ्लेमेटरी का जो एम है ना, मैं इसको बड़ा करके इससे याद करता था मॉर्निंग स्टिफनेस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या? इन्फ्लेमेशन जॉइंट नहीं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में क्या फ़र्क है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस भी आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव है, ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से, ज़्यादा वजन की वजह से जो जॉइंट डिजेनरेट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सही, वो एक डिजेनरेटिव आर्थराइटिस है, एज के साथ होती है। सही। ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। कितनी होगी? कम से कम कुछ जगहों पे 30 मिनट से ज़्यादा लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 1 घंटे से ज़्यादा लिखा हुआ है। डॉक्टर साहब 1 घंटे तक मेरे ये जॉइंट इस तरह सिकुड़े हुए होते हैं, फिर आराम से खुल जाते हैं। तो मॉर्निंग स्टिफनेस होगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं, या अगर होती भी हैं तो 10-15 मिनट के लिए होती हैं, इससे ज़्यादा के लिए नहीं होती। समझ आइए? सही। तो ये आपको समझ आ गई कि जॉइंट पेन होगी और मॉर्निंग स्टिफनेस होगी ग्रेटर देन 1 आवर। पेन वर्स इन द मॉर्निंग एंड बेटर इन द इवनिंग। इन्फ्लेमेटरी से एम याद रखो, मॉर्निंग के, मॉर्निंग में पेन ज़्यादा होती हैं। जॉइंट DIP जॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो नहीं होता। वो किस में होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। अच्छा, ये बंदा जब आपको बताएगा डॉक्टर साहब मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे जॉइंट के अंदर पेन भी होती हैं, दोनों साइडों के, हाथों के या पाँव के छोटे जॉइंट, और स्टिफनेस भी होती हैं, और ये स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा के लिए होती हैं। अब आप इसके जॉइंट को देखोगे ना कि ज़रा दिखाओ मुझे, तो इसके जॉइंट्स में क्या हो रहा है? स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन हो रही है। तो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होगा, वहाँ पे उस इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड के नतीजे में स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा। तो इसके ये जो जॉइंट हैं ये स्वेल होंगे, कंजेस्टेड होंगे। वही एक ही बात है। आप जब पाल्पेट करोगे, यानी हाथ लगाओगे,
पाल्पेशन मीन हाथ लगाना। तो जॉइंट के अंदर क्या हो रही है? इन्फ्लेमेशन। तो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये आपको हार्ट महसूस होंगे, ये हाथ लगाओगे तो गर्म होंगे ये, और टेंडर भी होंगे, यानी दबाओगे तो दर्द होगा। टेंडरनेस मीन दबाने से दर्द होगा। जाहिर है जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, आप दबाओगे तो, इन्फ्लेम्ड जगह को दबाते हो तो दर्द तो होगा, तो टेंडरनेस होगी। ठीक है। एक्टिव और पैसिव मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, नहीं आप इसके हाथों को, आप इसको कहोगे कि मेरे हाथों को, आप अपना हाथ इधर रखो, आप अपना हाथ दो ना, ये बंद करो, इस तरह। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसको खोलो, बाहर की तरफ खोलो, तो ये एक्टिव मूवमेंट है ना। यस। और ठीक है, तो ये एक्टिव मूवमेंट है, आप जोर लगा, ये पैसिव मूवमेंट है। तो दोनों पे इस बंदे को क्या होगी? रिस्ट्रिक्शन होगी, स्टिफनेस होगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है ना। अब मेन इसमें जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जॉइंट के अलावा यानी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है। वो क्या है? लंग्स। तो लंग्स में क्या हो सकते हैं? ये देखो, ये एक लेफ्ट लंग है, लेट सपोज ये राइट लंग है, राइट लंग के अंदर ये नोड्यूल नजर आ रहा है, तो ये नोड्यूल नजर आ सकता है, इसको कहते हैं कैप्लान सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? कैप्लान। हाँ, तो कैप्लान से मतलब एक तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया ना, दूसरा इस सी से याद रखो कोयल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, वो लंग्स की एक बीमारी है ना। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है और उसमें कोयल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस भी है, तो इसको हम कहते हैं इस बंदे को कैप्लान सिंड्रोम। तो लंग्स में कैप्लान सिंड्रोम याद रखो। लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन जिस तरह एसएलई में होती थी, बिल्कुल उसी तरह इधर भी होती थी। यहाँ पर भी वही इम्यून कॉम्प्लेक्स आके अटैच हो रहे हैं प्लूरा में, तो प्लूरल इफ्यूजन होगी। वहाँ पर भी ILD होती थी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, यहाँ पर भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। लेकिन ज़रूरी है कैप्लान सिंड्रोम आपने याद रखना, ठीक है। सी से याद रखो कोयल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। क्लियर हो गया? उसके बाद ब्लड में आओ, तो जिस तरह वहाँ पे ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया होता था ना, एंटीबॉडीज ने रेड ब्लड सेल पे अटैक किया तो हिमोलिसिस होगी, एनीमिया होगा, हेमोलिटिक एनीमिया, और ये ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, तो वही इधर भी होता है। तो नतीजे में क्या होगा? HB कम होगा, बिलिरुबिन ज्यादा होगी ना, क्योंकि रेड ब्लड सेल जब टूटेंगे उनसे हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन बनेगा, बिलिरुबिन से और सेल्स जब टूटते हैं तो रेड ब्लड सेल्स और बाकी सेल्स के अंदर LDH भी होता है, तो LDH बाहर आएगा तो LDH भी ज़्यादा होगा, तो ये वाला पैटर्न होगा। HB कम, बिलिरुबिन ज़्यादा, LDH ज़्यादा, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। ऑटो इम्यून है ना, तो कूम्स टेस्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसी तरह अगर ये प्लेटलेट्स पे अटैक करें तो प्लेटलेट्स कम होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। एक होता है फेल्टी सिंड्रोम, इसको आप नॉर्मल साइनस रिदम से याद रखो, NSR। NC क्या है? न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया किसे कहते हैं? न्यूट्रोफिल का ज्यादा होना, कम होना ना, पीनिया है। कम होना, न्यूट्रोसाइटोसिस तो नहीं है ना, पीनिया है। तो न्यूट्रोपीनिया में मतलब न्यूट्रोपीनिया होगा, न्यूट्रोफिल कम होंगे, या WBC आप कह सकते हो कि ये कम हो। S से स्प्लीनोमेगेली होगी, R से रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो NSR रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट में अगर न्यूट्रोपीनिया भी हो जाए और स्प्लीनोमेगेली भी हो तो इसको हम क्या कहते हैं? फेल्टी सिंड्रोम। नॉर्मल साइनस रिदम हम कहते हैं ना कि यार आई एम फीलिंग दैट यू हैव नॉर्मल साइनस रिदम, तो उस फीलिंग से याद रखो कि फेल्टी इज नॉर्मल NSR। समझ आई? बाकी ये छोड़ो। न्यूरोलॉजिकल देखो, यहाँ पे मीडियन नर्व गुजर रही होती है, तो ये जॉइंट है ना जी, ये जॉइंट्स है ना, रिस्ट जॉइंट। तो अगर ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ये वाला जॉइंट इन्वॉल्व हो जाए तो इस जॉइंट के अंदर जगह थोड़ी रह जाएगी ना, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जमा होंगे ना, तो वो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट मीडियन नर्व को कंप्रेस करेंगे या नहीं? तो जब मीडियन नर्व यहाँ का कंप्रेस हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? कार्पल टनल सिंड्रोम। क्योंकि ये जो कार्पल जॉइंट है, कार्पल बोन्स है, इनके अंदर एक टनल होता है जिसको कार्पल टनल कहते हैं, उसमें मीडियन नर्व जाता है। तो अगर कार्पल जॉइंट के अंदर रोमेटॉइड आर्थराइटिस इन्वॉल्व हो जाए तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट जमा होगा, वो मीडियन नर्व को यहाँ पे टनल में कंप्रेस करेगा, इसकी वजह से क्या होगा? ये हाथों के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन होंगी, ठीक है।
बाकी मसले मसाइल होंगे। इसका मतलब ये है कि कार्पल टनल सिंड्रोम इसकी वजह से हो सकता है। पॉलीन्यूरोपैथी हो सकती हैं, न्यूरॉन इफेक्ट हो सकते हैं। क्यों? कि न्यूरॉन को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना। न्यूरॉन को क्या चाहिए? न्यूरॉन भी तो सेल्स है ना। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि वस्कुलाइटिस भी करवा सकती है। तो ये अगर उन वेसल्स की वस्कुलाइटिस कर ले जो कि न्यूरॉन को सप्लाई करते हैं, तो न्यूरॉन को ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी? तो न्यूरॉन काम करना छोड़ देंगे ना, तो न्यूरोपैथीज होंगी। ठीक है। ये जो है वो वेजा नर्वोजम, वो छोटी वेसल जो कि नर्व को सप्लाई करती हैं, उसको वेजा नर्वोजम कहते हैं। तो अगर उसकी वस्कुलाइटिस हो जाए तो नर्व जगह जगह से इफेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स और पोलोन्यूरोपैथी होगी। अगेन हार्ट में जिस तरह एसिली में पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस होता है, तो यहाँ पर भी पेरिकार्डाइटिस मायोकार्डाइटिस। आइज में यहाँ पे स्क्लेराइटिस हो सकता है। और शोग्रन, ये कौन सा शोग्रन होगा? ड्राई आई नहीं, ड्राई आई तो होगा केराटोकंजंक्टिवाइटिस सिका, ड्राई आई, ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, ड्राई वेजाइना। ये प्राइमरी शोग्रन होगा या सेकेंडरी? सेकेंडरी। जिस तरह एसएलई की वजह से जो शोग्रन होता है वो सेकेंडरी टू एसएलई है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से जो होता है ये सेकेंडरी टू रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर खुद सिर्फ अकेला शोग्रन हो तो हम इसको फिर प्राइमरी शोग्रन कहते हैं। लेकिन अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस या एसएलई की वजह से हो तो इसको सेकेंडरी शोग्रन, तो शोग्रन हो सकता है। ठीक है। स्किन पे अगेन, अगर स्किन के ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, वेस्कुलाइटिस हो जाए, तो परपरेटिक रैश होगी। ठीक है। लिम्फेडेनापैथी हो सकती है, लिम्फ नोड्स जो हैं वो बड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एमाइलाइडोसिस हो सकती है। एमाइलाइडोसिस दो तरह की होती हैं अगर आपको याद हो, AL और AA। AL एमाइलाइडोसिस कौन से लोगों में होती हैं? फॉर एग्जांपल जिनको मल्टीपल माइलोमा हो। मल्टीपल माइलोमा में बहुत सारे लाइट चेन्स बनते हैं, एंटीबॉडीज़ के लाइट चेन्स बहुत सारे बनते हैं, और वो लाइट चेन फिर एमाइलाइड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि जगह जगह पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको AL एमाइलाइडोसिस इसलिए कहते हैं। जबकि AA उन तमाम डिजीज़ में होती हैं जिनमें लंबे अरसे तक इन्फ्लेमेशन हो। जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, तो लंबे अरसे तक जिस्म में इन्फ्लेमेशन होगी ना जी। तो जिन लोगों में लंबे अरसे तक इन्फ्लेमेशन हो उनकी बॉडी के अंदर AA एमाइलाइड बनते हैं और ये जगह जगह पे जमा होते हैं, तो इनकी वजह से एमाइलाइडोसिस होगी। कौन सी एमाइलाइडोसिस? AA एमाइलाइडोसिस। समझ आ गई? अब डिफॉर्मिटीज हैं, इसमें बाकी सारी चीज़ें जोड़ो, ये 3 चीज़ें याद रखो, ये 4। एक तो है सबलक्सेशन, ये देख रहे हो इस बंदे की जो MCP जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट की सबलक्सेशन की वजह से, एक ये रेडियस है और ये अल्ना है, तो MCP जॉइंट किस तरफ सबलक्सेट हो गया है? अल्ना की तरफ। तो अल्नर डिविएशन ऑफ MCP जॉइंट, अल्नर सबलक्सेशन ऑफ MCP जॉइंट ये होगी इन लोगों। समझ आइए? ये अल्ना है ना, ये हाथ इस तरह इनके होंगे। अब ये देखो, अगर यहाँ ये देखो ना, यहाँ पे आगे से सब ये उंगलियां इस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन ये अल्ना है, ये रेडियस है, अल्ना की तरफ मुड़ी हुई है। अल्नर सबलक्सेशन ऑफ द फिंगर्स एट MCP जॉइंट। तो एक तो ये डिफॉर्मिटीज इन लोगों में क्यों हो रही है? जॉइंट क्यों वो डिफॉर्म हो रहे हैं? मेटाकार्पल एसिली में क्यों नहीं होता था ये डिफॉर्मिटीज? उसमें भी तो आर्थराइटिस था, क्योंकि वो नॉन एरोसिव आर्थराइटिस था। उसमें जॉइंट डैमेज नहीं होता था। यहाँ पे तो जॉइंट डैमेज हो रहा है, एरोसिव है। ये ऊपर हमने पढ़ा ना, इसमें हमने पढ़ा ना कि डीमिनरलाइजेशन हो रही है आर्टिकुलर सरफेसेस की, कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, हाँ, बोन के अंदर ओस्टियोपेनिया और ओस्टियोपोरोसिस हो रही हैं। तो ये तो बोन और कार्टिलेज डैमेज हो रहे हैं ना, तो इसलिए ये कौन सा आर्थराइटिस होगा? एरोसिव। और एरोसिव आर्थराइटिस की वजह से इस बंदे में डिफॉर्मिटीज बनेगी। डिफॉर्मिटी एक हमने कौन सी पढ़ी अभी? अल्नर सबलक्सेशन ऑफ फिंगर्स एट MCP जॉइंट। दूसरे नंबर पर है आपके पास स्वान नेक डिफॉर्मिटी। अब ये देखो,
स्वान नेक, ये याद रखो। यूं समझो कि जो स्वान जो है ना, स्वान बत्तख, ये इसका यूं समझो कि ये इसका कौन सा जॉइंट है, DIP, और ये कौन सा जॉइंट है, ये PIP। ऊपर PIP होता है ना, Yes. और नीचे DIP DIP होता है। तो बिल्कुल जो एंड पे है वो क्या है, DIP। तो DIP जॉइंट पे इस बंदे की क्या हो गई है, फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है, ये फ्लेक्शन। ये देखो ना, ये इस तरह ये सही, ये बिल्कुल देख रहे हो, बिल्कुल ये DIP जॉइंट की क्या हो गई है, फ्लेक्शन, ये नहीं, ये देखो, सही ये जॉइंट की फ्लेक्शन। फ्लेक्शन, तो ये देखा है स्वान नेक डिफॉर्मिटी से इधर से आपको ये फ्लेक्शन है ना। बिल्कुल तो बस सिर्फ ये एक अगर आपको याद हो जाए ना, स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है, DIP की फ्लेक्शन और PIP की एक्सटेंशन। ठीक है, सही, तो ये देखो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होगा, DIP फ्लेक्शन एट DIP, एक्सटेंशन एट PIP। DIP कोर्स, अब जो बोटनियर है वो इसका अपोजिट है, यहाँ पे फ्लेक्शन एट PIP, एक्सटेंशन एट DIP। सही, यानी यहाँ पे DIP पे फ्लेक्शन है, यहाँ पे DIP पे एक्सटेंशन एक्सटेंशन है बोटनियर पे। कोर्स, तो अगर आपको स्वान नेक याद है ना, स्वान नेक के बिल्कुल एंड पे क्या थी, फ्लेक्शन थी। Flexion थी। तो एंड पे तो DIP होता है, तो DIP पे फ्लेक्शन थी। तो इस स्वान नेक से आपको DIP की फ्लेक्शन आपको याद होनी चाहिए। सही, समझ आई, course. बोटनियर इसका अपोजिट है। A Z shaped deformity of the thumb, ये यूं समझो कि बोटनियर ऑफ द थंब, यानी थंब के अंदर अगर PIP की फ्लेक्शन हो जाए और DIP के, यानी बोटनियर ऑफ द थंब इज कॉल्ड Z shape डिफॉर्मिटी ऑफ द थंब। ये तो बाकी फिंगर्स की बात हो रही है ना, ये सही, स्वान नेक और बोटनियर। सही, जो थंब है, सही, थंब के अंदर जो बोटनियर होता है उसको हम Z शेप डिफॉर्मिटी कहते हैं। और बोटनियर में क्या होगा, फ्लेक्शन ऑफ PIP, एक्सटेंशन ऑफ DIP समझ आइए नहीं, कोर्स, मैंने सिर्फ इसको याद किया था, स्वान नेक के DIP में फ्लेक्शन होती है बाज, इससे सारी चीज़ें मुझे याद हो गई थी। सही, स्वान नेक से कोर्स, ठीक होगा ना, कि अगर ये DIP की फ्लेक्शन होगी तो फिर PIP की एक्सटेंशन होगी, और दूसरा इसके अपोजिट है। अपोजिट है दूसरे की अब आते हैं नी जॉइंट पे। ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ये तीन चीज़ें याद रख लो। एक वेगस डिफॉर्मिटी, अगर जॉइंट जो है वो आउटवर्ड यानी इस तरह बेंट हो जाएं, सही, ठीक है, तो ये वेलगस है, वेलगस है, ठीक है। वेल- और वेरस जो है ये अगर इस तरह अंदर की अंदर तरफ हो की जाए, तरफ। ठीक है। हम अगर किसी को कहते हैं कि वो गायब हो गया, बाहर चला गया, तो लास्ट कहते हैं ना, ही लास्ट, या गेट लास्ट, बाहर निकलो। तो इस वेलगस के एल से याद रखो कि इसमें आउटवर्ड, बाहर निकलो, लास्ट, गेट लास्ट, वेल एल से लास्ट याद रखो, आउटवर्ड निकलो, वेरस है। एक होती है बेकर सिस्ट, देखो बस ये, और फिर आगे चलते हैं। ये देख रहे हो, ये इस बंदे की नी जॉइंट है, ये पटेला है, ये आगे जो पटेला होता है यस, ये जॉइंट है। अब जॉइंट के अंदर साइनावियम की लेयर होती है ना, यस, गौर से सुनो। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, साइनावियम के अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन। अब गौर से सुनो, जब साइनावियम के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो साइनावियम के अंदर क्या बनेगा, साइनावियल फ्लूइड फ्लूइड बनेगा, वो जो इन्फ्लेमेटरी एक्सोडेट होगा, ये कभी कभी इतना ज़्यादा बन जाता है कि इससे एक सिस्ट बन जाता है, और वो सिस्ट इस जॉइंट से निकल आता है और पीछे यहाँ पे स्वेलिंग की शक्ल में आपको नजर आता है। सही, तो ये जो स्वेलिंग है ना जॉइंट के पीछे, इसको कहते हैं बेकर सिस्ट। बेकर कोर्स, तो ये आपके पास ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है इसकी, बेकर सिस्ट। सीपेज ऑफ साइनावियल फ्लूइड इनटू द काफ मसल, पीछे जो काफ के मसल है ना, उसके अंदर ये DVT की तरह यहाँ पे आपको स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, DVT होगा। बहरहाल समझ आई है। समझ, तो ये अब सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि बेकर सिस्ट हो सकता है। ऊपर ये तीन डिफॉर्मिटीज बहुत ज़रूरी हैं, आती हैं कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी, तो आपको अगर सिर्फ स्वान नेक भी याद होगी उससे आप बाकी सारी चीज़ें, तो ये हो गई डिफॉर्मिटीज ऑफ द रोमेटॉइड अर्थराइटिस। क्लियर हो गया। स्पाइन में भी इन्वॉल्व हो सकता है। स्पाइन में कौन सा स्पाइन इन्वॉल्व होता है, सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल, ये सही,
नीचे के स्पाइन इफेक्ट नहीं होते। अगर किसी बंदे के नीचे के स्पाइन इफेक्ट हुए हैं समझ जाओ आर्थराइटिस नहीं है। अगर किसी बंदे की डीआईपी इन्वॉल्व हुई है समझ जाओ कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। अगर किसी बंदे की एसिमेट्रिकल है समझ जाओ रोमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। ये जो है ना ये सर्वाइकल, इसी बेस पे तो ये लोग आर्मी में नहीं जा सकते, इसी बेस पे ये लोग योगा नहीं कर सकते, क्योंकि योगा में आप उल्टे खड़े होते हो ना, तो जोर किस पे आएगा? सर्वाइकल जॉइंट पे आएगा। इन लोगों के सर्वाइकल जॉइंट में अगर होगा तो एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन हो जाएगी और ये इनके स्पाइनल कार्ड के ऊपर ही अड़ियाँ आ जाएंगी और समझ आई। इन्वेस्टिगेशन में क्या करोगे? सीबीसी करोगे तो हो सकता है कि अगर कम हो, ऑटो इम्यून हेमोरेटिक एनीमिया, प्लेटलेट्स कम हो, WBCs कम हो जैसे फेल्टी सिंड्रोम में होती थी। हाँ, ये SARS-CRP रेज्ड होंगे, मैंने बताया था। ये क्या है? इन्फ्लेमेटरी मार्कर है, इस बंदे में इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो ये दोनों रेज्ड होंगे। फेल्टी सिंड्रोम अगर होगा तो अल्ट्रासाउंड पे स्प्लीनोमेगाली नजर आएगी। एक्सरे करोगे तो एक्सरे पे क्या होगा? साइनोवियम की डुप्लीकेशन हुई है ना, तो वहाँ पे पेनिस आपको नजर आएंगे और उसकी वजह से जॉइंट का स्पेस जो था अंदर वो क्या हो गया? कम हो गया होगा ना। जॉइंट के अंदर जो खाली जगह है जॉइंट स्पेस जिसमें कम हो गया होगा। ओस्टियोपेनिया और ओस्टियोपोरोसिस होगी कहाँ पे? एट बोनी एंड, यानी बिल्कुल कार्टिलेज के साथ, जॉइंट के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं? जक्स्टा आर्टिकुलर या पेरी आर्टिकुलर, यानी कार्टिलेज के साथ जो बोन है उसमें ओस्टियोपेनिया और ओस्टियोपोरोसिस होगी। आर्टिकुलर कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन होगी और डिफॉर्मिटीज होंगी। अब बाकी जो सीरोलॉजी इसको हम कहते हैं यानी एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज आपके पास दो हैं, एक एंटी-CCP एंटीबॉडी है और एक रोमेटॉइड फैक्टर है, RA फैक्टर। ये दोनों क्या है? ये दोनों एंटीबॉडीज हैं। एक ऑटो इम्यून डिजीज है ना, तो ऑटो इम्यून डिजीज में तो इंसान का अपना जिस्म, अपना इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है। जिस तरह SLE में ANA था, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA था, एंटी स्मिथ, एंटी स्टोन थे, यहाँ पे क्या है? RA फैक्टर और एंटी-CCP। जो RA फैक्टर है इसकी स्पेसिफिसिटी कम है। क्यों? क्योंकि ये और बीमारियों में भी पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन एंटी-CCP की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। जैसे RA फैक्टर 10% आम लोगों में भी पॉजिटिव होता है। RA फैक्टर जो है SLE के पेशेंट में भी पॉजिटिव आ सकता है। कुछ इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, उनमें भी RA पॉजिटिव आ सकता है। तो ये इतना स्पेसिफिक नहीं है। ज़्यादा स्पेसिफिक कौन है? एंटी-CCP। समझ आई है? तो आपके पास ये हो गया। RA फैक्टर की सेंसिटिविटी कितनी है? 70। क्या मतलब? ये सिर्फ 70% लोग पॉजिटिव। अगर आप रोमेटॉइड आर्थराइटिस के 100 मरीज उठाओ ना, तो उसमें से 70 में ये पॉजिटिव होगा, 30 में ये नेगेटिव होगा, जबकि उनको भी बीमारी होगी। तो सेंसिटिविटी इसकी 70% है, स्पेसिफिसिटी इसकी कम है। स्पेसिफिसिटी किसकी ज़्यादा है? एंटी-CCP की। बाकी चेस्ट एक्सरे करोगे, क्यों? प्लूरल इफ्यूजन, SLE की तरह प्लूरल इफ्यूजन, ILD, प्लूराइटस, केप्लान सिंड्रोम, वो इसमें हो सकता है ना। ECG और इको करोगे अगर पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस नहीं। फंडास्कोपी करोगे, सही। ये क्यों करोगे? क्योंकि आईज भी इफेक्ट हो सकती है ना, रेटिना, एपिस्क्लेराइटिस वगैरह। अब डायग्नोसिस के लिए ये आप बिल्कुल याद ना करो, इस पर आपने टाइम नहीं गुजारना, ठीक है? बस सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कुछ मोटी मोटी चीज़ें। पहली बात तो ये है कि जितने ज़्यादा स्मॉल जॉइंट्स होंगे उतने ज़्यादा नंबर होंगे। जैसे 10 से ज़्यादा स्मॉल जॉइंट होंगे तो क्या है क्राइटेरिया में कितने नंबर इसको दोगे? 5 नंबर। इसी तरह 6 वीक से डॉक्टर साहब 2 दिन से मुझे इस तरह है, तो ये तो 6 हफ्ते से कम हो गया, तो आप 0 नंबर दोगे। अगर 6 हफ्तों से ज़्यादा के लिए है समझ जाओ कि ये क्रॉनिक है, ठीक है? तो एक तो हमें ये पता चला कि स्मॉल जॉइंट्स के ज़्यादा नंबर हैं, लार्ज जॉइंट के तो एक लार्ज जॉइंट के बिल्कुल 0 नंबर। तो ये स्मॉल जॉइंट्स का बुनियादी तौर पर वो है। 6 वीक से ज़्यादा के लिए हो तो आप कंसीडर करोगे कि ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। ESR-CRP रेज्ड होंगे तो आप 1 नंबर दोगे, हाँ? और सीरोलॉजी यानी जो एंटीबॉडीज हैं RA फैक्टर और एंटी-CCP, अगर दोनों नॉर्मल हो, दोनों नेगेटिव हो तो 0 नंबर। अगर एक भी ज़्यादा होना विद हाई टाइटर, RA फैक्टर आपने चेक